हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स जेई चैनल। जेई की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां होती है अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को फास्ट एंड स्मार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको क्लिक करिए। ओपन टेस्ट मिलेगा दैट इज कंप्लीटली फ्री और उसको अटेम्प्ट करिए और आप एक्स्ट्रा मार्क्स के अमेजिंग फीचर्स को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। थैंक यू। Today, we are going to continue the second chapter of class 12th, that is electrostatic potential and capacitance. हमारा objective, how to score the maximum marks in JEE exam, और उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। So we will be starting with the trend analysis, जहां पर हम बात करेंगे कि लास्ट 5 years में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। Then we will be taking the 15 questions जो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा इस चैप्टर से। ऑलराइट, सो वी विल बी लर्निंग द प्रॉब्लम्स थ्रू सॉल्विंग। सो आपको क्या करना है, टेक आउट योर नोटबुक्स, लर्न द कॉन्सेप्ट्स, राइट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद मी। ऑलराइट, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करना है और ओपन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। Right? And also you will find out the amazing features of extra marks जो आपकी preparation को easy, smart और efficient बनाते हैं। So go guys and explore all those features. And obviously do not forget to hit like and subscribe button so that you don't miss out any important topic, any important content of JEE preparation learning. So let's start the session. अगर हम लास्ट 5 years का ट्रेंड एनालिसिस देखें इस चैप्टर का, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, 22, 23, 24 टू 25, हमें यहां पर क्या पता चलता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स में आपको इतना डिटेल में एनालिसिस मिलती है। राइट, सो द पॉइंट इज हमने पूरे चैप्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। टॉपिक 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। Topic 2 is electric potential energy and work done, and third topic is capacitor, grouping of the capacitor and the energy stored in the capacitor, right? So topic 1, topic 2 and topic 3. अगर आप एनालिसिस देखें यहाँ पर 2025 में 19 सेट्स थे, जिससे आप 6 क्वेश्चंस आपको टॉपिक 1 से मिला, 5 टॉपिक 2 एंड 14 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम टॉपिक 3, राइट? यहाँ से देख के लग रहा है कि टॉपिक 3 इज द इंपॉर्टेंट वन। सिमिलर ईयर्स में आप इसको एनालाइज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए एंड आप इस ईयर वाइज एनालिसिस को, ईयर वाइज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कट शॉर्ट बताता हूं कि टोटल हमारे लास्ट 5 ईयर्स में 111 सेट्स थे, जिसमें से 29 क्वेश्चंस टॉपिक 1 से आए, 7 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम टॉपिक 2 एंड 70 क्वेश्चंस वर फ्रॉम टॉपिक 3। सो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा टॉपिक 3 है। ऑलराइट, और मैं अगर परसेंटेज वाइज बात करूं कि इस पूरे चैप्टर का रिलेटिव वेटेज टॉपिक वाइज कितना है, सो 27% ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम टॉपिक 1, 7% फॉर टॉपिक 2 एंड 66% ऑफ द क्वेश्चंस इन लास्ट 5 years आपको टॉपिक 3 से मिलते हैं। सो अगेन गाइस, दिस टॉपिक 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां पर आपको क्लैरिटी मिलती है कि जब आप इस चैप्टर को लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा लर्निंग, प्रैक्टिस आपका टॉपिक 3 पर होना चाहिए। करेक्ट? और आज का सेशन भी हम लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस पर बेस्ड है। हम यहां पर 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको इसी रेशियो में मिलेगा। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम टॉपिक 3। ठीक है, तो सारे टॉपिक 3 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नॉट ओनली टॉपिक 3, ऑब्वियसली टॉपिक 1, टॉपिक 2 को भी हम कवर करेंगे, बट ज्यादा क्वेश्चंस आपको टॉपिक 3 के मिलेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी प्रॉब्लम, एंड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मिलते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टॉपिक 1। ओके, now the conducting sphere bubble has a radius r and thickness t. The bubble is charged to a potential v, due to which it collapses to form a droplet. तो आपको यहां पे क्या पता चल रहा है कि एक बबल है जिसका थिकनेस t दिया गया है। ओके, अच्छा, बबल क्या होता है?
बबल जिसपे इनसाइड मास जीरो है, आउटसाइड मास जीरो है, राइट, एयर होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, और सिर्फ आपको लिक्विड का थिन फिल्म मिलता है, ओके। और इस थिन फिल्म की थिकनेस T दिया गया है एंड वी हैव द रेडियस स्मॉल r and we also have the potential is also given, so potential of this is V, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज भी है, so we are considering the charge on this is equal to Q। अब क्या किया हमने, this bubble is collapses to form a new droplet, ठीक है। ड्रॉपलेट में क्या होता है, ड्रॉपलेट में आपको इनसाइड लिक्विड मिलेगा, राइट। सो हियर यू विल बी हैविंग इनसाइड लिक्विड, इसका रेडियस गिवन है, द रेडियस इज इक्वल टू a, okay, let me write here, the radius is a and we have to analyze it, this is the droplet, okay। so क्या हम यहाँ पे लॉजिक यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द ड्रॉपलेट, इसका पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या लॉजिक यूज करेंगे, तो बहुत सिंपल लॉजिक है गाइस, वी नो दैट कि चार्ज कंजर्वेशन रहेगा, जितना इनिशियल चार्ज था उतना चार्ज फाइनल रहेगा, चार्ज कहीं नहीं जा सकता, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड हियर, सिमिलरली द मास और कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो वैलिड हियर, राइट। सो दो चीजें यहाँ पर कंजर्वेशन वैलिड है, दैट इज मास कंजर्वेशन, mass initial will be equals to mass final and also the charge initial is equals to charge final, perfect। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और हम इनको यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज टू, करेक्ट, ऑलराइट। लेट्स सी, अगर मैं पोटेंशियल इसका लिखूं बबल का, सो पोटेंशियल ऑफ द बबल इज इक्वल्स टू is given in the problem which is equal to V and this is equals to K Q by small r. So from here I can write the Q is equals to V into R. So we got this first relation. Now come for this one. यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल फॉर दिस ड्रॉपलेट, लेट्स टेक कि भाई इस ड्रॉपलेट पर फाइनल चार्ज Q आया, QF आया, स्मॉल q लिख सकते हैं, ओके। सो VD इज इक्वल्स टू K स्मॉल q by radius is a, परफेक्ट। लेकिन आपको मैंने अभी बोला कि चार्ज कंजर्वेशन अब लगाएंगे तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज सेम रहेगा, एंड वी कैन सी हियर दैट चार्ज वैल्यू on this bubble and droplet, and we know the charge on the bubble and the droplet is same, that is equal, that is Q initial equals to Q final। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Q और Q को इक्वेट कर सकते हैं, right। So this potential on the droplet will become K capital Q by A, simple। Now if I put the value here, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, potential in the droplet will become V R upon A, ठीक है। बट क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, अभी हमको यहाँ पर A को भी रिप्लेस करना है, और A को रिप्लेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, वेरी सिंपल, हमारा जो फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है हम उसको यूज करेंगे, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, मास इनिशियल इज इक्वल्स टू मास फाइनल, दैट इज मास ऑफ बबल इज इक्वल्स टू मास ऑफ ड्रॉपलेट। ये दोनों सेम मटेरियल के हैं क्योंकि कोलैप्स होके ड्रॉपलेट, बबल कोलैप्स होके ड्रॉपलेट बन रहा है, दोनों का मटेरियल सेम होगा, इसलिए दोनों की डेंसिटीज भी सेम होंगी। सो डेंसिटी ऑफ बबल इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ बबल क्या लेंगे, देखिए जो बबल के केस में वाटर आप और लिक्विड आपको थिन फिल्म में मिलता है, राइट, इनसाइड एंड आउटसाइड सिर्फ एयर है, राइट। लेकिन ड्रॉपलेट के केस में आपको लिक्विड पूरे ड्रॉपलेट में मिलता है, पूरे वॉल्यूम में मिलता है। हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है लिक्विड का, या ये वाला जो वॉल्यूम है लिक्विड का, वो कन्वर्ट हो गया ड्रॉपलेट में, isn't it? So I'm going to write the volume for this case is surface area into its thickness, okay। So this is surface area 4 pi r square, thickness T is equals to density of droplet 4 by 3 pi A cube. So this 4 pi and 4 pi will get cancelled out, rho and rho will get cancelled out, you will be having r square T, और 3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, and this A can be written as cube root of 3r square into T,
Okay, now the potential we have Vd is equals to V into R by A. We can now put the value here, and this expression will become VR upon cube root of 3R square into T. अगर मैं इस R को अंदर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? This will become R cube 3R square into T. This will get cancelled out, and we will have the potential on the droplet equal to potential 1 cube root R upon 3 into T. So this is the final answer. So this is the final potential on the droplet. Okay, now let's move to next question. So in this problem, a positive point charge Q is placed at the distance x from the center O of an uncharged spherical conducting shell. तो क्या कर सकते हैं हम? एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल को बनाते हैं, राइट? ये एक शेल हो गया, लेकिन क्वेश्चन को आप और ध्यान से पढ़ें तो आगे दिया गया है कि इस शेल के पास इनर रेडियस है विच इज ए एंड आउटर रेडियस है दैट इज बी. ऑलराइट, सो इसका मतलब कि इसके पास कुछ एक थिकनेस है. दिस शेल इज हैविंग सम थिकनेस जिसकी इनर रेडियस ए हो जाएगा, आउटर रेडियस बी हो जाएगा, right? And this center is the O point. Now, the question is given, the charge Q is placed at distance x और x आपको A से भी कम दिया गया है, मतलब position of charge is less than the inner radius, मतलब वो inner radius के और inner part के अंदर है charge plus Q. This distance is equal to x. So guys, positive charge आपने inner side में रखा हुआ है. So definitely this charge will be responsible for redistribution of the charge on the shell, correct? So negative charge attract होगा because of this one. यहाँ induce होगा that plus Q minus Q, or we can say here that Q induced is equal to minus Q, and opposite charge positive will get induced on the outer surface. So this can be considered as Q induced equals to plus Q. Perfect. Now we have to find out the potential at the O point or at the center. So I'm going to write the potential at O will be the sum of potential due to all the charges, correct? So potential due to plus Q plus potential due to plus Q induced plus potential due to minus Q induced, right? So अगर मैं इस चार्ज से डिस्टेंस देखूं तो x है और पोटेंशियल में क्या मिल जाएगा? kq by x. So potential due to point charge at distance x is kq by x plus potential due to outer, this positive one. अब ये outer one एक शेल की तरह बिहेव करेगा और शेल के सेंटर पर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? kq by रेडियस. इस आउटर का रेडियस कितना है? b. So I'm going to write here this kq by b. Now similarly inner part जिस पर निगेटिव चार्ज है वो भी एक शेल की तरह बिहेव करेगा और हम बोल सकते हैं कि उसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा माइनस kq by a. ऑलराइट, सो टेकिंग kq कॉमन विल बी हैविंग 1 by x प्लस 1 by b माइनस 1 by a. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि आप जेई के क्वेश्चंस को कितना इजीली सॉल्व कर रहे हैं. ओके, ऑलराइट, ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is the final answer. You can check your answer. Now we have assertion and reason. Statement दिया गया है, the work done by electric field on moving a positive charge on an equipotential surface is always zero. ठीक है. Second reason is, the reason is given as electric line of force are always perpendicular on equipotential surface. In the light of our statement, we have to choose which option is correct, and options are given here. ठीक है, और ऑप्शंस क्या है? A is correct, B is not correct, A is not correct, B, R is correct. Both are correct. R is the correct explanation of A, and the option is R is not the correct explanation of A. Now, look at the assertion here. The work done by electric field on moving a positive charge on equipotential surface. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सर equipotential surface क्या होता है.
नाम से ही समझ में आ रहा है दैट इक्विपोटेंशियल मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस पॉइंट्स और द ऑल लोकस ऑफ दोस पॉइंट्स जिसका पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया, इस प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई एक्स। सिमिलरली यहां पर भी x डिस्टेंस होगा, इसका भी पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स, इसका भी पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स, इसका भी पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स, इसका पोटेंशियल भी के क्यू बाई एक्स। सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल के क्यू बाई एक्स होगा एट डिस्टेंस x। इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मुझे एक सरफेस मिलेगा, एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा, और इस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा, दैट विल बी के क्यू बाई एक्स, राइट। तो क्या मैं इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूं? बिल्कुल, ओके। सो दिस सरफेस विल बी अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्टेटमेंट में दिया गया है कि अगर आप एक चार्ज को मूव करते हो, एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने एक चार्ज को मूव किया तो वर्क डन 0 होगा। तो क्यों ना हम वर्क डन के कॉन्सेप्ट से इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते। वर्क डन का स्टेटमेंट है दैट वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, राइट गाइस। एंड यू नो कि ए से बी पर मूवमेंट हो रहा है, पोटेंशियल तो सेम है, सो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगा। सो क्लियरली डेल्टा वी का वैल्यू 0 हो गया, सो दिस इज 0। सो वर्क डन तो भाई 0 आ रहा है, दैट्स मीन आवर असर्शन इज 100% करेक्ट, राइट। नाउ लेट्स गो फॉर द रीजन। रीजन क्या कह रहा है आपसे, दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो देखते हैं क्या ये हमारे स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। चलिए, सो मैं एक काम करता हूं, यहां पर देखते हैं कि अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, या फिर यहां पर भी हम इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज आर ऑलवेज आउटवर्ड। यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर मेकिंग एंगल 90। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस एंगल 90 बनाते हैं, राइट। और ये प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, करेक्ट। आपने क्लास नोट्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है आप एक्स्ट्रा मार्क्स की वेबसाइट पर जाइए और वहां पर लेक्चर्स को एक्सप्लोर करिए, आपको बहुत कुछ कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। ऑलराइट, नाउ सी, अगर हम ए से, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में है और चार्ज को हम मूव कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, displacement and electric force is also making angle 90 degree, correct। so ये force हो गया electric force and this is displacement, force and displacement। so clearly हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होने की वजह से फोर्स भी परपेंडिकुलर लगेगा डिस्प्लेसमेंट के। एंड वी नो द लॉजिक, द वर्क डन इज Fs cos theta and theta is the angle between force and the displacement, और यहाँ पर cos 90 हो जाएगा and cos 90 is 0, so this statement और the work done will also be 0। That's mean ये reason 100% correct है, alright। reason justify कर रहा है कि आपका work done क्यों 0 हुआ, right। okay, so which option is correct guys? so option C is correct, that both A and R correct and R is the correct explanation of A। good, very easy। now let's go to the next question। so again you can verify our answer is coming C। now let's take this question। this is a JEE 2023 question। it is given that 2 point charges plus Q and minus Q are fixed on the x-axis at x equal to minus d by 2 and x equals to plus d by 2, right। so ये दोनों positions, ये दोनों distance from the origin कितना है, d by 2 and d by 2। if the third charge Q is taken from the origin to x equal to d, third charge हमने इस point से d point पर लेकर गए, right। so Q charge को हम कुछ इस path से इस point तक लेकर गए, okay। so
अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, along the semicircle shown in the figure, the energy change, the energy of the charge will, आपको चार्ज ऑफ एनर्जी बताना है कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, राइट? सेम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंक्रीज डिक्रीज के टर्म्स में बताना है, राइट? सो कितनी चार्ज की एनर्जी चेंज करेगा, हमको उस पर फोकस करना है, ऑलराइट? चलो, तो हम समझते हैं इसको। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इनिशियल दो केसेस बना लेते हैं, दैट चार्ज इनिशियली एट दिस पॉइंट प्लस क्यू, राइट? एंड आफ्टर दैट क्या होगा कि चार्ज हमारा जो फाइनल सेटअप है, दिस इज 4q, this is q and minus q, and the charge has reached to this point plus q, right? This is the final and this is the initial. Now if I write down the separation here, so plus q से कितना separation होगा ये? This distance is d, this is d by 2, so this will be d plus d by 2, and ये कितना सेपरेशन होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाई टू, क्योंकि ये टोटल डी है और ये डी बाई टू, सो दिस विल रिमेन डी बाई टू, करेक्ट? नाउ यहाँ पर देखेंगे, ये डिस्टेंस हमारा डी बाई टू गिवन है और ये डिस्टेंस भी हमारा डी बाई टू गिवन है, ओके? सो इनिशियल फाइनल हम एनर्जी चार्ज की निकालेंगे और सेपरेट करके हमें पता चल जाएगा, वेरी सिंपल, ओके? सो इनिशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अब देखिए हमें सिस्टम की एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली चार्ज का ये पॉजिटिव चार्ज हमारा कितने बाकी चार्जेस से इंटरेक्शन कर रहा है, हम उसको कंसीडर कर लें और हमें चार्ज की एनर्जी मिल जाएगी इनिशियल केस में, और सिमिलरली फाइनल केस में जब उसकी पोजीशन चेंज होगी, राइट? क्या ये पाथ्स पर डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप कैसे भी चार्ज के लेके जाओ, हमें पाथ से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन चार्ज इज फाइनली लोकेटेड एट दिस पॉइंट, करेक्ट? नाउ अब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे तो पोटेंशियल की एनर्जी विल बी k 4q q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस d by 2 प्लस, राइट? नाउ नेक्स्ट इज ये दोनों चार्जेस आपस में इंटरेक्शन करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू k q minus q अपॉन d by 2. सो इफ यू सॉल्व दिस टेकिंग कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट्स को बाहर ले लेता हूँ, inside you will have this 2 will go in the numerator, ये हो जाएगा 8, minus sign will come and this 2 will go in the numerator, this will be equals to 6k q square by d, okay, right? Very simple. Now come to the next final case. अब final case में क्या हो रहा है? So u final we can simply write it as इन दोनों चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन, that is k q minus q, the distance is how much? Guys, d by 2 plus the interaction between this one and this one, okay? So k 4q q divided by the separation is 3 d by 2. क्या करें? जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ भी कॉमन लेंगे, k q square by d, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा -2 and here we'll be having 8 by 3 plus 8 by 3. If you solve this, taking LCM, it will be -6 और ये +8, so this will be 2 by 3. So 2 by 3 k q square by d. Alright. Now एक बार आप क्यों ना हम अपने ऑप्शंस को देखें, so हमें ऑप्शंस k के टर्म्स में नहीं दिखे, पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में, तो हम k को भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे. So delta u is u final minus u initial. u final we are getting 2 by 3. Constants को हम बाहर ही ले लेते हैं, constants को हम बाहर ले लेते हैं, that is k q square by d. इनसाइड क्या बचेगा भाई? u final में हमारे पास आएगा 2 by 3 और यहां पर भी देखिए k q square by d हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा? इनसाइड 6 बचेगा, okay? Now I'm going to write the value of k is 1/4 pi epsilon naught, and next is taking LCM, this will be 16, 18 minus 18 plus 2 is -16 by
3. So this 4 and this will get cancelled out. Finally, you will have 4 by 3 q square pi epsilon naught into d. Alright, so this is the change. और ये माइनस साइन हमको क्लियरली क्या इंडिकेशन दे रहा है? दिस माइनस साइन इज इंडिकेटिंग potential energy of the charge moving from origin to distance d will decrease. Correct? So there is a decrease in the potential energy. Guys, look at the final answer. हमें 4 by 3 q square pi epsilon naught देखना है. Correct. We're getting decrease by 4 by 3 q square pi epsilon naught t. So D, B option is the correct one. Right? Very simple. Simple logic को use करना है. अगर आपसे change in the system सिस्टम के एनर्जी के बारे में पूछा जाता है, अगर सिस्टम में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, तो आप इन दोनों चार्जेस का भी इंटरेक्शन इंक्लूड करते हैं, बट इन दोनों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया है, इसलिए इनिशियल और फाइनल में इनका टर्म तो आता बट दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तब भी सेम ही चेंज सिस्टम में हमें मिलता. ऑलराइट, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. And see here, this is the question of JEE and one of the interesting question. बहुत ही interesting और बहुत ही बढ़िया question दिया गया है. देख कर डर जाते हैं बच्चे, अरे डायग्राम भी दिया है, कुछ यहाँ पे मैचिंग भी करना है क्या, कुछ 4 ऑप्शंस भी हैं, राइट. सो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील होता है, बट ये बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्या दिया गया है अपने को. द ग्राफ शोज हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वेरीज विद द चार्ज अप्लाइड. सो यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, ऑलराइट, दिस इज डेल्टा वी, और यहाँ पर हमें चार्ज दिया गया, दैट इज डेल्टा क्यू. करेक्ट, चार्ज इन पोटेंशियल ऑन वाई एंड चार्ज ऑन एक्स एक्सिस. नाउ विच रो फ्रॉम ए टू डी, ए बी सी डी, ये 4 रोज है. इन द टेबल गिवन द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज इज स्टोर्ड व्हेन द चार्ज इज 6 माइक्रोकूलम. आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन, कौन सी रो करेक्ट होगा. रो में क्या दिया गया, एक कॉलम में हमारा चार्ज है, एक कॉलम में हमारा एनर्जी स्टोर्ड है. सो आपको कौन सा रो परफेक्ट मैच कर रहा है व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 6 माइक्रोकूलम. ओके, ये फाइंड आउट करना है. सो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है. देखिए this can be considered as delta V and this can be considered as delta Q. अब मैं आपसे पूछूं इस लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन बताइए, तो आप बोलोगे सर स्लोप तो कांस्टेंट दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन है, एंड स्लोप इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. स्लोप ऑफ द लाइन यही होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. अगर मैं पूरा यहाँ पर डेल्टा y कंसीडर करूं, दैट इज v फाइनल एंड v इनिशियल, दैट इज 5 माइनस 0, एंड टोटल चार्ज कंसीडर करूं, दैट इज 10 माइनस 0. सो 1/2 हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन मिल जाता है. एनी डाउट? नो सर, क्लियर. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस. अब भाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है जो इसके फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं C = E0 A/D, है ना. डायमेंशंस पे डिपेंड करेगा. अगर एक बार हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो फिक्स हो जाएगी. फिर चाहे आप पोटेंशियल और चार्ज को कम ज़्यादा करते रहो, उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगा. कैपेसिटर तो आइडेंटिकल सेम चीज़ है ना, वो सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. सो नाउ आई कैन यूज दैट लॉजिक हियर, दैट C इज इक्वल्स टू Q/V, राइट. अब देखिए हमें क्या चाहिए, Q/V का रेशियो, और Q/V का रेशियो इस लाइन से मिल सकता है. ये स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट का हम Q/V निकालेंगे वो इस Q/V के इक्वल आएगा, राइट. डेल्टा Q by डेल्टा V. दैट्स मीन दिस Q/V इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा Q by डेल्टा V. Isn't it? So इसका मतलब हमें सिंपली यहाँ से Q का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया. अब ध्यान से देखिए, आपको चार्ज माइक्रोकूलम में दिया है. So this will become micro. All right. Now this 2 माइक्रो फैरेड हमारा चार्ज की कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी. नाउ हमको फाइंड करना है कि एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द चार्ज इज 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोकूलम. ओके, व्हेन द चार्ज इज 6 माइक्रोकूलम. तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ग्राफ दिया गया है. दिस ग्राफ इज बिटवीन पोटेंशियल एंड चार्ज, ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, सो आप ध्यान से देखो, अगर दिस इज 0, दिस इज 5, यस सर, दिस इज 0 एंड दिस इज 10, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है.
आपसे पूछा जा रहा है कि जब 6 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, मतलब कहीं हम यहाँ पर होंगे 6 माइक्रोकूलम, उस टाइम पोटेंशियल कितना होगा? सर पोटेंशियल उस टाइम कुछ v हम मान सकते हैं, सिंपल, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, if I consider this logic and to find out the energy, and the formula for the energy is half CV square, right? तो 6 माइक्रो कूलम पर कैपेसिटेंस की वैल्यू तो 2 माइक्रो फैरेड ही रहेगी, लेकिन पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, और पोटेंशियल हम इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं, isn't it? क्योंकि स्लोप ऑफ दिस पार्ट एंड द स्लोप ऑफ दिस कंप्लीट इज सेम, तो इसका तो हमने ऑलरेडी स्लोप निकाल लिया था, डेल्टा v बाई डेल्टा क्यू के लॉजिक से, और ये किसके इक्वल आया था? 1/2 माइक्रो। नेक्स्ट इज डेल्टा v कितना होगा? सिंपली वी कैन अप्लाई फॉर दिस सेक्शन, सो विद दिस इज v माइनस 0 अपॉन 6 माइक्रो माइनस 0। सो आप इन दोनों को सॉल्व करिए, आपको यहां से v का वैल्यू मिल जाता है 3 वोल्ट्स, करेक्ट? और इसको हम यहां पुट कर देंगे, so this is 3 volts square, so this is 2 and 2 will get cancelled out, and you will be having potential energy equals to 9 microjoule. All right, so potential energy in the charge with the in the capacitor when the value of charge is 6 microcoulomb is 9 microjoules. So फटाफट हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। The capacitance 2 microfarad, yes, this is correct, and the energy stored in joules is 9 into 10 power 6 minus 6. So option A हमारा मैच कर रहा है, रो A हमारी मैच कर रही है, so रो A is the correct answer, right? Very simple. आपने सिर्फ यहाँ पर कैपेसिटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया और हमें इजीली हमने एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2025, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये देखकर बड़ा सा लग रहा है, बट इसको हम देखिए कितना क्विकली सॉल्व करेंगे। The question states that the parallel plate capacitor was made with 2 rectangular plate each with a length of L 3 centimeter, breadth B. Distance between the plate is 3 micro. Out of the following, you have to find out कि भाई इन चारों में से किसमें पोटेंशियल 10 फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। ऑलराइट, सो A B C D E ये 5 कॉम्बिनेशन हमें दिए गए हैं, और हमें फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटेंस 10 फैक्टर से इंक्रीज कर जाए। ओके, देखिए कैसे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, सो वी हैव गिवन अ कैपेसिटर हमें एक गिवन है, पैरेलल प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर में, इसमें आपको लेंथ दी है, लेंथ ऑफ द कैपेसिटर यू कैन कंसीडर दिस इज द लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड यू कैन कंसीडर दिस एज ब्रेथ which is equal to 1 centimeter. B is equals to, now the distance between these two plates D is given to you as 3 micro, correct? So this is given, D is equals to 3 micro. Now इस given capacitance का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो C naught equals to E naught A by D हो जाएगा, right? So guys, you know the area is nothing but length into breadth. So E naught length into breadth divided by D, फटाफट हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 1 सेंटीमीटर into 3 सेंटीमीटर अपॉन D is 3 micro, that is 10 minus 6, so ये कैंसिल आउट हो जाएगा, and we are getting here the value E naught. तो इनिशियल कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू आ रही है E naught। आपको बताना है कि हम क्या चेंजेस करें फ्रॉम ABCDE कि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ दिस मिल जाए। वेरी सिंपल, 10 टाइम्स ऑफ दिस करना है, ठीक है? सो 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, देखिए ए केस में क्या बोल रहा है, दैट सी ए इज इक्वल्स टू ई नॉट एरिया। अब देखिए लेंथ आपको गिवन है, केस 1 में लेंथ 30, ब्रेथ 1 एंड डी 1 माइक्रो। सो आई विल बी राइटिंग हियर 30 into 1 divided by 1 micro. So this is becoming 30. This is becoming 30, right? 30 times of E naught. Because centimeter micro will get cancelled out, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। Now the B option CB is equals to E naught
is, now we have length into breadth is 3 into 1, and separation between the plates is 30. Now this is E naught by 10. तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, right? Now look at the C option, guys. Capacitance in the case C is equal to length into breadth divided by T. So E naught 6 into 5 divided by 3. This is 6 5 with 30 divided by 3 will be 10 times of E naught. So ये हमारा मैच हो रहा है. Look at for the D option. In D we have 1 into 1 divided by 10. So this will be equals to E naught 1 into 1 divided by 1 into 1 divided by 10. So again this will be E naught by 10, which is not matching. And now last is CE, which is, look at the parameters, 5 into 2 divided by 1. So this is 5 into 2 divided by 1. 5 to this 10, E naught. So again, E option is also giving us 10 times of initial capacitance. Isn't it? So हमें option C और option E हमारा required values को fulfill कर रहा है. So let's check the answer. Yes, answer A is correct. C and E is the correct physical parameters where we are getting 10 times of initial capacitance. Isn't it? All right. Let's go the next question. In the next question, we have the consider parallel plate capacitor of area A, each plate, and separation D between the plates. If E is the electric field and E naught is the permittivity of free space between the plates, then potential energy stored in the capacitor. आपको potential energy find out करना है, but options को भी ध्यान देना है. Options में आपको E naught, E electric field, area and distance between the plates के terms में find out करनी है potential energy. Okay. अब आप बताइए मुझे what is the formula for the potential energy, guys? आप सबको याद है? That's very simple. Very simple, that potential energy is equals to 1 by 2 C V square. सबको याद है सर, इससे सिंपल तो कोई फॉर्मूला नहीं है. लेकिन ऑप्शन में तो ये है नहीं. तो क्या करना होगा? हमें कुछ वैल्यूज को रिप्लेस करना होगा. क्या हम C को एरिया और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर. So this can be written as half CV can be written as 1 by 2 E naught A by D. Guys, what is V? What is V? V is the potential. क्या मैं पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकता हूं? देखते हैं. अगर मुझे दो प्लेट्स दी गई हैं और इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जिसकी वैल्यू E है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन L मान लेते हैं और D गिवन है क्वेश्चन में तो D मान लेते हैं, राइट? नाउ आप मुझे बता सकते हो कि प्लेट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा V? सो आपको रिलेशन पता है इन तीनों में, राइट? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज E is equals to delta V by delta. E is equals to minus times of delta V by delta. ठीक है? और यहां पर स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है. सो आई कैन रिप्लेस द वैल्यू with potential difference V and separation is D. Okay, so this will become minus E into D. Now you can just put this value here, minus E into D whole square. E naught A by D E square into D square. क्या कुछ cancel out हो रहा है? Yes, this will get cancel out and the final answer will be simple E square. So this is the potential energy in terms of electric field, right? So which option is correct, guys? Clearly the option number A is matching with our answer. और ये एक्सप्रेशन आपको याद भी होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question is the capacitor having a capacitance of 50 microfarad is charged to a potential difference of 20 volts. The charging battery is disconnected and the capacitor is connected to another battery of 10 volts. With the positive plate of the capacitor joined with the positive terminal of the battery, negative connected with the negative terminal of the battery, charge that flows through the battery. आपको दो चीजें फाइंड करनी है. ये क्वेश्चन जेई का नहीं है, राइट? ये प्रीवियस है, जेई का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज
अगर आप लास्ट 5-10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखें तो कैपेसिटर्स पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ऐसा लगता है कि शायद एनटीएस का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक बन चुका है। तो क्यों ना हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, सेकंड इज डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो एक एक करके हम दोनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। Okay, so the capacitor having capacitance of 50 microfarad is charged to a potential difference of 20 volts. So case 1, initial case में हमें दिया गया है capacitance is 50 micro and it is charged to a potential difference V का 20 volts दिया है ना, बैटरी का potential 20। अब क्या करें, तो इस कैपेसिटर को हमने दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया 10 वोल्ट्स विद पॉजिटिव प्लेट का ज्वाइंट विद द पॉजिटिव। सो यहां पे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, और हमने एक दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पॉजिटिव ऑफ द कैपेसिटर से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इसका पोटेंशियल आ जाता है 10 वोल्ट्स। ये इनिशियल केस, ये फाइनल केस। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट केस दैट कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी, कितना चार्ज का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल में डिफरेंस किया है, चेंज किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्ज की वैल्यू में, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की वैल्यू में डिफरेंस मिलेगा। ओके, नाउ क्यों ना हम इनिशियल चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो चार्ज इनिशियल इज इक्वल टू CV, वी नो द फॉर्मूला, कैपेसिटर पोटेंशियल V, हाँ भाई कितना चार्ज आता है, Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला है हमारा, सिंपल। So Q is equals to CV, we are going to use here 50 micro into 10 into 20, and this will be equals to 1000 micro coulomb. Similarly, हम फाइनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, फाइनल चार्ज निकाल सकते हैं। क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर हमारा सेम है, किसी भी फिजिकल डायमेंशन में हमने चेंजेस नहीं किए, इसलिए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, so still this is 50 micro and the final charge we are considering equal to Q2. So Q2 will be equals to C into 10 volts. This is 50 micro and this is 10. So we are getting here 500 micro coulomb. Okay, now we have to find out the charge that flows through the battery. कितना चार्ज बैटरी से फ्लो कर गया, मतलब हम यहाँ पर सिंपल डेल्टा Q फाइंड करना चाह रहे हैं, विच इज Q2 माइनस Q1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 500 माइक्रो माइनस 1000 माइक्रो, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 500 माइक्रो कूलम। ओके गाइस, अब आप एक चीज सोचिए, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल चार्ज ड्रॉप कर गया, डिक्रीज कर गया, राइट? तो यहां पर -500 माइक्रो कूलम चार्ज डिक्रीज कर गया। परफेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिफरेंस आया? यू नो द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ CV²। इसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल इज हाफ C, दोनों केस में सेम है, सो इसको मैंने कॉमन ले लिया, एंड V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर। अब मुझे बताइए कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना था? 10 माइक्रो। V फाइनल पोटेंशियल फाइनल कितना हमने बैटरी में किया? 10 कर दिया था, इनिशियल 20 था, isn't it? So this is 10 square minus 20 square. So this will be equals to 1/2 into 50, and this will be 300, and this is 10 to the minus 6, and this is 300. So if you solve this, you will get हम यहाँ पर इसको 150 कर सकते हैं, and this can be written as 750. All right. So 1, 2, okay, and this is 10 to the minus 6. So we'll be getting 7.5 millijoules. Correct? कुछ इतना चेंज इन एनर्जी आएगा, एंड डेफिनेटली द माइनस साइन विल ऑल्सो कम, क्योंकि वैल्यूज हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो माइनस साइन आएगा। सो देयर इज अ डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन में ऑलरेडी डिक्रीज बोल दिया है, तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो विदाउट माइनस साइन। ओके, ऑलराइट। सो अगेन यू कैन सी दिस इज द डिक्रीज एंड दिस इज द
ड्रॉप इन द चार्ज। करेक्ट, सो आंसर्स हमारे मैच कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द JEE 2025 क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance 1 microfarad is charged to potential difference 20 volts. The distance between the plate is 1 micro. The energy density between the plates of the capacitor. आपको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है। सर एनर्जी तो सुना था, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? क्या हमने मास डेंसिटी सुना है? मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट, सॉरी, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाँ, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, सो नाउ, सो एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हाट इज एनर्जी गाइस? इट्स हाफ CV square. And what is volume? It can be written as area of the capacitance and distance between the plates, isn't it? Now the interesting thing is, we have the value of capacitance, we have the value of potential difference. क्या हमारे पास एरिया दिया गया है? ओके, वी हैव एरिया बिटवीन द प्लेट्स इज 1 माइक्रो, कैपेसिटेंस 1 माइक्रो। ओके, तो ये भी 1 माइक्रो दिया गया है। वी हैव टू राइट डाउन C 1/2, C is 1 micro, potential difference is 20 square, and the distance between the plate is 1 micro. So we need to find out the area. Area कैसे find करें? Area of the plates. So मैं इस relation को use कर सकता हूँ, C equals to E naught A by D. ये भी एक तरीका है ना? So यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है guys? This is equal to C into D by E naught, right? This is equal to area. So मैं यहाँ put कर दूँगा, this is C, और C का वैल्यू ऑलरेडी 1 माइक्रो है, सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1 माइक्रो। D का वैल्यू, हम D का वैल्यू हमें दिया गया है 1 माइक्रो, ऑलरेडी एक D है और यहाँ से एक D आएगा, दैट विल बी D स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁶ होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम न्यूमरेटर में भेज सकते हैं, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12, राइट? 8.85 into 10⁻12. Okay. Now these two will get cancelled out. 10⁻6 minus 6 the power 2. This will also get cancelled out, and यहाँ पर हमें clearly 400 into 8.85 divided by 2 मिल जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे, you'll be getting 10, 7, 7, all right, and the decimal point will come, and we have 200, so this will be the answer. So this answer we are getting joule per meter cube. Okay, so this is the energy density in the case of the capacitor. ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में आप कर सकते हैं सॉल्व, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं रिप्लेस करना है, वैल्यूज पुट करनी है, you'll get the answer. Okay, all right, let's go to next question. Okay, चेक भी करना है हमें कि हमारा आंसर मैच भी कर रहा है नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस को देखें हम, तो हमें 1770 कहीं नहीं मिल रहा है, राइट? 1770 हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो, दैट इज क्लोजेस्ट, राइट? क्लोजेस्ट, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू आवर आंसर, तो हमें इसको चूज करना होगा, इज इट? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर E नॉट की वैल्यू 8.85 दिया है ना, हो सकता है एग्जामिनर ने 8.8 लिखकर सॉल्व किया हो, करेक्ट? सो थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ JEE 2023, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बोला कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स आए हैं, और हमने भी यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
the two identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to potential V, another is charged with potential 2V. The negative ends of both are connected together. When the capacitor ends are also joined together, the decrease in the energy. So one by one हम इस को ड्रॉ करते हैं. Two identical capacitors, that means दोनों का capacitance same है, CC, have same capacitance. One of them is charged to potential V. इसको मैंने V से चार्ज कर दिया और दूसरे वाले कैपेसिटर को हमने सिर्फ 2V से चार्ज किया है. ओके, नाउ द नेगेटिव एंड ऑफ बोथ आर कनेक्टेड. तो नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों कनेक्टेड है, बट पॉजिटिव साइड को हमने कनेक्ट देखिए नहीं किया, इसको हमने ओपन रखा है. सो स्विच इज ओपन मींस सर्किट कंप्लीट नहीं है. ये हमारे चार्जेस और कैपेसिटर्स दोनों सेपरेट बिहेव करेंगे. राइट, नाउ अब फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पर, दैट बोथ द कैपेसिटर्स दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. ओके, कैसे ज्वाइन किया? द नेगेटिव एंड्स नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है. आपको बताना है कि डिक्रीज इन द एनर्जी कितना होगा. सो भाई इसकी हम एनर्जी निकालेंगे और इसकी निकालेंगे, दोनों को आपस में सेपरेट कर देंगे. देखिए एनर्जी निकालने से पहले हमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की वैल्यूज पता होनी चाहिए. सिंपल. ओके, तो चार्ज कितना होगा हमें पहले तो ये समझना है गाइस. सो सबसे पहले हम क्यों ना चार्जेस की वैल्यू निकालें. इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे चार्ज कितना है? मैंने बोला Q1 चार्जेस पर है और इस पर चार्ज Q2 है. सो Q1 और आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो, दैट इज Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. टोटल चार्ज ये है, करेक्ट, Q1 प्लस Q2. नाउ Q1 का वैल्यू कितना होगा? दैट इज Q इज इक्वल टू CV. सो दिस इज CV और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C इंटू 2 टाइम्स ऑफ V, दैट इज 2CV. So this is equals to 3CV is the total charge initial. Guys, this is the initial total charge. अब आपने जब दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया है, यहाँ पर after some time there will be redistribution of the charges take place. After some time, potential between both the capacitors will be equal, same हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर्स कैसे बिहेव करेंगे? They will behave as they are connected parallelly. So now, can I find the total charge on these two capacitors? Yes. The total charge on these two capacitors, that is Q total, will be equal to initial total charge. ये दोनों चार्जेस इक्वल होंगे बिकॉज हमने बाहर से कोई भी चार्ज नहीं दिया है. सो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इन दिस सिस्टम. सो दैट विल बी इक्वल टू 3CV. ओके, नाउ व्हाट इज द C इक्विवेलेंट? C equivalent of this is, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, करेक्ट. दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज C1 प्लस C2. दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम था. सो दिस विल बिकम 2C. राइट गाइस, सो हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जिससे हम एनर्जी बहुत इजीली निकाल सकते हैं. इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C. Look at here, half C. इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जीज को लिखना पड़ेगा, तो हाफ C V स्क्वायर प्लस हाफ C 2V स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर प्लस 4, दिस विल बिकम 4 and 2C V square. So this is 5/2 CV square. Okay, this is the initial energy we are getting. Now, what is the final? The final energy we have in this system is half C, this C equivalent into V naught square. Okay, this will be the relation. भाई C equivalent और कितना potential है दोनों कैपेसिटर्स में. Guys, C V naught की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ से, क्या मैं easily V naught को total charge divided by C equivalent लिख सकता हूँ? So this will become 3CV divided by 2C, which is 3/2V. Correct? So V naught का वैल्यू हमारे पास 3/2V आ जाएगा. Okay, so I'm going to write that here. C equivalent 2C है and this is 3/2 into V whole square. So 2 and 2 will get cancelled out and this is 9/4 V square. Okay, so we got 9/4
CV स्क्वायर, दिस इज U फाइनल। अब आपको क्या फाइंड करना है? दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, चेंज इन द एनर्जी निकालने के लिए। तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, 9/4 माइनस 5/2 CV स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, एंड दिस इज 10 माइनस CV स्क्वायर बाई 4। ओके, ठीक है, सेम 4 आएगा, 9 एंड दिस विल कम 10, so 1 by minus 1/4 CV square. Okay, are we having any values? No. ठीक है, तो 1/2 minus 1/4 CV square is the decrease in the potential energy in the system of charges. ठीक है, so clearly हमें दिख रहा है that 1/4 CV square, 1/4 CV square is the decrease. Minus sign is indicating that potential energy of the system of two capacitors is decreasing. All right, let's go for the next question. Again, this question is very easy and very interesting, everyone. This is the question of JEE Mains 2025, और जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट्स यूज किए उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप चाहे वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट। ओके, खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा। अब हम आपका अगर नहीं आया आंसर, so let me help you to get the answer. Okay, so question is given as the capacitor C1 is equals to 6 microfarad is charged to a potential difference of V naught equal to 5 volts using 5 volt battery. The battery is removed and another capacitor C2 12 microfarad inserted place of the battery. ठीक है, so बहुत सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये कैपेसिटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, राइट? दिस इज द बैटरी, this is the capacitor, this is the battery. Capacitance C1 is equals to 6 microfarad and battery is equals to V naught, that is 5 volts. तो आप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमको ये कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने से कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है, there will be some charge stored, उसका वैल्यू हम Q naught मान सकते हैं। So Q naught will be equals to C1 into V naught, that is 6 micro into 5, that is 30 microcoulomb charge is stored initially in the capacitor. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर बैटरी को हटाया और एक कैपेसिटर को लगा दिया। ठीक है, बैटरी को हटाया और एक कैपेसिटर को लगा दिया, और ये कैपेसिटर C2 place in the battery when the switch S is closed. लगाने के बाद आप इस स्विच को जैसे क्लोज करेंगे, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, there will be redistribution of the charges take place, और आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है the charge flows between the capacitors for some time until equilibrium condition is reached. ठीक है, तो equilibrium condition that means जब चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, आपको बताना है कि कितना चार्ज मूव करेगा, है ना, इस कैपेसिटर से कितना चार्ज मूव कर जाएगा, 30 माइक्रोकूलम का से चार्ज कितना कम हो जाएगा, करेक्ट? आपको ये बताना है। सो व्हाट आर द चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑन द कैपेसिटर C1 C2 व्हेन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, कितना चार्ज मूव किया, उसके बाद हम Q1 Q2 पर चार्जेस की वैल्यू बता सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स वेरी सिंपल। क्या करना है नेक्स्ट, आपको पता है कि जो भी ये Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा C1 एंड C2 पर, ये तो कंफर्म है। सो हम यहाँ पर वैल्यूज लिख सकते हैं, सर चार्ज यहाँ Q1 हो जाएगा, यहाँ चार्ज Q2 हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन कब पहुंचेगा, जब पोटेंशियल दोनों के क्रॉस सेम हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस विल बी U V फाइनल। V नॉट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको V नॉट दिया हुआ है, राइट? तो कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको V फाइनल कर देता हूँ, करेक्ट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गाइस, सो यू नो दैट Q1 एंड Q2 is equal to initial charge, that is Q0, that is 30 microcoulomb. Next is what is the value of C equivalent? इस ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं क्योंकि इनके क्रॉस पोटेंशियल सेम है। ऑलराइट, सो C equivalent will be C1 plus C2 and this is 6 micro and this is 12 micro. We will be having 18 microfarad capacitors. Now V फाइनल का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज Q1 plus Q2 divided by C equivalent and that is 30 micro divided by 18 micro and this is equal to 5/3. Alright, so we're getting 5/3. Now
we got the value of V final. Now next thing is you have to find out कि भाई Q1 और Q2 का वैल्यू कितना होगा. सम हमें पता है, we know the sum of the charges is 30 माइक्रो, लेकिन इंडिविजुअल Q1 Q2 का वैल्यू कितना होगा. देखिए Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V फाइनल, है ना भाई. Q1 के क्या है, Q1 इस कैपेसिटर पे चार्ज, तो इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया, फाइनल पोटेंशियल भी VF हो गया. ये दोनों वैल्यूज हमें पता है. C1 का वैल्यू 6 माइक्रो, V फाइनल हमने 5/3 कैलकुलेट किया. These two will get cancelled out. You will have 10 माइक्रो कूलम. Now what is Q2? अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो Q2 is Q0 minus Q1. So 30 minus 10, that is 20 माइक्रो कूलम. ठीक है. So कौन सा ऑप्शन का इस मैच कर रहा है? Clearly option C is matching, where the Q1 is 10 micro and Q2 is 20 micro coulomb. Correct? This is again the same concepts. मैंने बोला आपको, ये हमारे जितने हमने पीछे concepts पढ़े उस पर बेस प्रॉब्लम था. Alright? Okay. Now let's take this question, and this is the last question of today's lecture, and this is very easy and very interesting. ठीक है, आप बहुत easily इस question को solve कर सकते हो. So this is the problem of JEE Mains 2025, and question states that the parallel plate capacitor of capacitance 40 microfarad is connected to a 100 volt power supply. तो हमने एक कैपेसिटर ले लिया, इसको हमने 40 volts पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. कैपेसिटेंस की वैल्यू 40 माइक्रो है. अच्छा, 100 पावर सप्लाई से किया, सॉरी, 100 वोल्ट विद कैपेसिटेंस 40 माइक्रो. नाउ द इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक. यहाँ पर हम एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं. दिस स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, और जिसका स्पेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको K = 2 दिया गया. Due to the introduction of the dielectric material, the extra charge and the charge in the electrostatic energy in the capacitor respectively. ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड करनी है. सबसे पहली चीज़ हमें फाइंड करनी है कि इस डाइलेक्ट्रिक को डालने की वजह से कितना एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, मीन्स कितना चार्ज बढ़ गया. आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट आपको फाइंड करना है change in charge, and second is you have to find out the change in the electrostatic energy. एनर्जी में कितना चेंज आएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो बहुत ही इजी एंड सिंपल रिलेशन है. देखिए, हमको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. दैट्स मीन कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना. और ये नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, द C डैश विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ C. ठीक है, सो इनिशियल कैपेसिटेंस अगर 40 माइक्रो है तो हमारा फाइनल कैपेसिटेंस 2 टाइम्स ऑफ 40 माइक्रो हो जाएगा, दैट इज 80 माइक्रो फैरेड, है ना. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट केस. नेक्स्ट इज डेल्टा U, जिसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, और आप सिंपली बोल सकते हो कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ C डैश V स्क्वायर माइनस हाफ C V स्क्वायर. ठीक है, पोटेंशियल तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ हम कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही है डाइलेक्ट्रिक के होने की वजह से. सो 1/2 C डैश का वैल्यू KC है और C का वैल्यू C है. पोटेंशियल दोनों में सेम है, मैंने इसको बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया. ओके, सो दिस इज 1/2 2C minus C into 100 square. So this is 1/2. What is the value of C, guys? It's 40 micro. So this is 40 into 10 power minus 6, and this will become 100 into 100. This is 4, and this is 20. So 20, and this is 1, 2, 3, 4. So you'll be having 0.2 joules of energy, correct? So delta U we are getting 0.2 joules, and capacitance, the new capacitance we are getting is 80 micro, है ना. अच्छा, अपने को ना चार्ज भी निकालना था. हाँ, we don't need to find out only the capacitance, हमें चार्ज भी फाइंड करना था. तो बहुत सिंपल है. देखिए, कैपेसिटेंस हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. अब हम बता सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू Q फाइनल माइनस Q इनिशियल. सो Q फाइनल किस पर डिपेंड करेगा, C डैश इंटू V, C इंटू V, है ना. न्यू कैपेसिटेंस, पोटेंशियल से सेम है, बैटरी हमने सेम कनेक्ट किया हुआ है. सो यहाँ से C डैश माइनस C
कर देंगे। अब बताइए मुझे c डैश का वैल्यू कितना है, k टाइम्स c है, so this will be equal to v is 100, k is 2, c minus c, so this will be 100 into, यहाँ c वैल्यू बचेगा, which is 40 माइक्रो। So clearly we can write here this is 4000 micro coulomb will be the change in the charge, है ना, इतना चेंज आ जाएगा हमारे चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी में, करेक्ट। सो नाउ इफ यू चेक द ऑप्शंस, यस वी आर गेटिंग 4 मिलीकूलम एंड 0.2 जूल एज द करेक्ट आंसर। हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं गिवन ऑप्शंस में, ओके, ऑलराइट। सो दिस वाज अबाउट द टुडे सेशन। आई होप हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बहुत डिटेल में मैं लेकर आया था, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं और ज़्यादातर हमने क्वेश्चन टॉपिक 3 से कवर किया क्योंकि टॉपिक 3 का वेटेज सबसे ज़्यादा था, ओके। सो गाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है उनको रिवाइज करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक को क्लिक करिए, आपको एक ओपन टेस्ट मिलेगा, उसको अटेम्प्ट करिए और एक्स्ट्रा मार्क्स के फीचर्स को एक्सप्लोर करिए जहाँ पर आपको लर्निंग ईजी, एफिशिएंट और स्मार्ट होती है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग।